नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC पेट की पॉलिटी की। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जहां पर मैंने हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल अवेयरनेस, साइंस और पॉलिटी हमारा खत्म ही होने वाला है। तो आप इन सभी की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जरूर चले जाइए, एक बार देख लीजिए और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हम दोस्तों पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता, आपका पार्ट 1 पार्ट जो भी आपके सारे पार्ट थे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मैंने DPSP पढ़ाया आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह ये सब हमने कवर कर लिया है। आपको संसद पढ़ा चुकी हूँ मैं, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज वगैरह कैसे काम करते, क्या होता है वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। किसी परीक्षा की आप बात कर लीजिए वहां पर पंचायती राज जरूर पूछा जाता है। तो पंचायती राज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, कैसे दिमाग में आया कि पंचायतों की भी जरूरत है। तो दोस्तों 1882 में 1882 में कौन था? लॉर्ड रिपन। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर बोला जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का फादर बोला जाता है। आपको पता है जब ये थे मतलब लॉर्ड रिपन ने, तो उन्होंने क्या देखा, आपको भी पता है कि गांव में पंचायती की क्या जरूरत है। जैसे अब कोई चीज़ अगर शहर में है और गांव में वो नहीं है तो क्या होगा, गांव वालों को दिक्कत होगी। और कोई भी चीज़ है, कोई भी गवर्नेंस है, ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि जहाँ पे जो चीज़ें हैं वहीं पे उसकी गवर्नर होनी चाहिए। अब गांव को अगर शहर में कोई रह रहा है वो अगर रूल करेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उस एरिया की जानकारी आपसे अच्छी किसी और को नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं यहाँ बता सकती हूँ यहाँ पानी की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, यहाँ की जलवायु कैसी है, क्या है, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन अब कोई मैं यहाँ रह रही हूँ और बाहर वाला बताए कि अच्छा वहाँ ये दिक्कत होगी तो नहीं हो पाएगी। इसी के लिए आया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कि स्थानीय शासन जो होगा वो वहीं पर होगा। तो स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1882 में। ठीक है, पंचायती राज का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वहीं से आया। अब हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद संविधान भी लागू हो गया। अब संविधान लागू होने के बाद 2 अक्टूबर 1952 को 2 अक्टूबर 1952 को CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका हिंदी में नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू किए गए। CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट हुए। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको शुरुआत की। ठीक है, अब इसमें जानते क्या हुआ, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, कि ये प्रोग्राम कैसा काम कर रहा है इसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। CDP के मूल्यांकन के लिए समिति बनी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कैसा काम कर रहा है उसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने इसी के बाद इनको क्या बोला जाता है? इनको पंचायती राज का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचायती राज का जनक बोला जाता है। किसको? बलवंत राय मेहता को। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज का जनक कौन है, आप बताएंगे बलवंत राय मेहता। इन्होंने जब इसका वही इवैल्यूएशन कर रहे थे, मूल्यांकन कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने पंचायती राज का कॉन्सेप्ट दिया कि कितने स्तर में डिवाइड होना चाहिए। देखिए पंचायती राज का कॉन्सेप्ट कई लोगों ने दिया। किसी ने कहा त्रिस्तरीय डिवीजन होना चाहिए, किसी ने कहा द्विस्तरीय होना चाहिए, किसी ने कहा 4 स्तरीय होना चाहिए। तो जो सबसे आपको पता है इस समय जो इंडिया में फॉलो होता है अपने देश में जो मान रहे हैं वो किसको मान रहे हैं? बलवंत राय मेहता का मान रहे हैं, त्रिस्तरीय मानते हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्टार्ट हुआ? 1957 की समिति का नाम ईयर याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया, 1957 है। हम बात करेंगे, अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में कि सबसे पहले पंचायती राज का जो सिस्टम था वो कहाँ लागू हुआ था? तो वो दोस्तों आपका लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के
नागौर जिले में, यानी कि सबसे पहले कहाँ ये लागू हुआ पंचायती राज, राजस्थान में, ठीक। और उसके थोड़े ही दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को ये कहाँ पे फिर लागू हुआ, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। तो आपको 2 स्टेट पता होना चाहिए, बाकी तो हर जगह लागू हो चुका है, लेकिन 2 स्टेट कौन कौन से हैं। पहला आपका राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर को, उसके बाद आपका दूसरा 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, ठीक है। अब इतनी क्वेश्चन अभी तक जितनी बातें हुई उसको फिर से सुन लीजिए। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कौन था, लॉर्ड रिपन। 1882 में उन्होंने स्टार्टिंग की थी इसकी। 2 अक्टूबर 1959 को सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इनके वैल्यूएशन या मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति को रखा गया 1957 में, और इन्हें पंचायती राज का जनक बोला जाता है, ठीक है। बलवंत राय मेहता को रब कर दे रहे हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे आपके राज्य थे जहां पर शुरुआत की गई। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या चीजें हैं पंचायती राज में ही। हाँ, आपको सारी समितियों के नाम बताने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी समिति किस ईयर में आई, तो देख लेते हैं। पहली समिति हमारी है कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। ये कब आई है, मैंने बताया आपको 1957 में, ठीक। ये क्या है इस समिति में दोस्तों, त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत है, ठीक, त्रिस्तरीय पंचायत है। उसके बाद देख लेते हैं कौन सी है, अशोक मेहता समिति। कौन सी है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति सब पंचायती राज की समिति है। ये आई थी आपकी 1977 में, 1977 में आई थी, और ये आपकी द्विस्तरीय थी। कैसी थी, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया द्विस्तरीय पंचायत का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आए जी.वी. के राव समिति। कौन सी, जी.वी. के राव समिति। ये किस ईयर में थे, 1985 में, 1985 में। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जिला निकायों को महत्वपूर्ण स्थान देना है, ठीक है। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था जो जिला में सारी चीजें उनको एक महत्वपूर्ण निकाय बनाया जाए, उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। जिले पे जितनी भी चीजें हैं, जिले के लेवल पे भी उनको भी देखिए दोस्तों ये सब कॉन्सेप्ट क्यों हो रहा है, पहले समझाओ थोड़ा सा आपको। जैसे पहले शुरू में जब संविधान बन गया तो ये देखा गया कि सारी चीज़ें जो है वो सेंटर में हो रही हैं या स्टेट में हो रही हैं। जिला, गांव, इन सब का डेवलपमेंट, इन सबको चीज़ों को पीछे छोड़ा जा रहा, मतलब उन सब पे तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसी के लिए हुआ कि गांव का अलग, जिला वगैरह स्तर पे अलग, उन सब पे विशेष ध्यान देने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाए, अलग अलग गवर्नेंस वहां पे स्टार्ट की जाए, ठीक है। जैसे लोकल ही अपना इंसान जो भी चीजें हो उसको शॉर्ट आउट करके और वो भी डेवलप करे, जैसे कि केंद्र और राज्य कर रहे हैं। तो जी.वी. के राव समिति ने क्या दिया था, जिला प्रशासन को, जिला निकायों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। क्या बताया था इन्होंने कि जिला निकायों को एक महत्वपूर्ण स्थान दो, जिला निकायों को महत्वपूर्ण स्थान, ठीक है। ये जी.वी. के राव का था। लास्ट में था लक्ष्मी सिंघल, लक्ष्मीमल सिंघवी, वही तो मैं गलत लिख रही हूँ, लक्ष्मीमल सिंघवी। इनका नाम क्या है, लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी भी बोला जाता है इनको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। 1986 में जो पंचायती राज थे उनको संवैधानिक दर्जा दिलवाया, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। देखिए पहले दोस्तों बनवाया गया है ना, पहले पंचायती राज को बनवाया गया, उसके बाद इनको भी संविधान में दर्जा दिलवाया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया गया। किसी भी चीज़ को अगर संविधान में मान्यता मिल जाती है तो आपको पता है कि फिर वो चीज़ इंडिया में सबसे बेस्ट होती है और संविधान के हिसाब से होने लग जाती है। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया किसने, लक्ष्मीमल सिंघवी में 1986 में। चारों लोगों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए कि क्या काम किसने किया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत, अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत, जी.वी. के राव जिला निकायों को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया और लक्ष्मीमल सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। कल मैंने आपको कुछ अनुसूचियां पढ़ाई थी, उनकी ट्रिक्स बताई थी, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी शायद। देखिए एक तो ये जो जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलवाया तो किस जगह, किस पार्ट में इसको लिखा गया, संविधान को, संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया, ये पढ़ लेते हैं। तो संविधान के दोस्तों 73वां संविधान संशोधन था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज को क्या किया गया दोस्तों,
क्या किया गया, पंचायती राज को संविधान में जोड़ दिया गया। ठीक है, और ये कब से लागू, कब से हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में ये पूरे भारत में पंचायती राज को लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को किसे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में। ठीक है, समझ में आता चल रहा है ना आप लोगों को? कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। 73वां मैंने बताया ना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिलवाया, लक्ष्मीमल सिंघवी ने 1986 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 था जिसके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में ये लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें जोड़ा कहाँ गया इसको। पहले भाग 9 में ना सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 243, बस सिर्फ एक था। इसको जोड़ा गया, इसमें कहाँ जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। भाग 9 संविधान के किस भाग में है पंचायती राज, भाग 9 में है। ठीक है, ये इंग्लिश वाला 9 है, भाग 9 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल आपका है 243 का से 243 अड़ा, इंग्लिश में 243A to 243O। ठीक है, भाग 9 में कहा जोड़ा गया इसको, भाग 9 में, क्योंकि भाग 9 में सिर्फ एक आर्टिकल था, आर्टिकल 243, तो भाग 9 में आर्टिकल 243 का से 243 रा तक जोड़ दिए गए पंचायती राज के भागों को। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, इसको अनुसूची कौन सी दी गई, कल मैंने आपको बताई थी 11वीं अनुसूची। कितनी, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को दिया गया। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। और कितने विषय हैं, 29 विषय। और पंचायती राज एक चीज और जरूरी है, राज्य सूची का विषय है। कल मैंने आपको बताया था ना, अनुसूची 7, अनुसूची 7 किसकी थी, आपकी सारी लिस्ट की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, किस सूची का है उसके बारे में था। तो 11वीं अनुसूची जो है वो आपकी किसके लिए है, पंचायती राज के लिए है, और इसमें 29 विषय हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ना ही संघ का है, ना ही समवर्ती सूची का है। ठीक है, अच्छा, त्रिस्तरीय पे क्या क्या है आपके पास, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। ये भी आता है कभी कभी कि क्या क्या है, तो ग्राम स्तर है, मध्यवर्ती आपका स्तर है और जिला स्तर है। 3 स्तर पर आपके पंचायतों की बात होगी। ठीक है, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक, कोई कंफ्यूजन, भाग 9 एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, और 11वीं अनुसूची तो एकदम रट लीजिए। ये दोनों तो एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए, आर्टिकल देख लीजिए। ठीक, अमेंडमेंट वगैरह देख लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे, यहीं पे कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हुई हैं। एक तो ये बताया गया पंचायती राज में कि पंचायती राज में SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और विमेन, इनको हर राज्य में कंपलसरी है कि आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप कई बार सुनते हैं, बोलते हैं, इस बार पंचायती राज में गाँवों में सुनते होंगे महिला सीट है। इस बार कौन सी सीट है, इस बार OBC की सीट है, बैकवर्ड क्लासेस की। तो वहां पे लिखा गया था पंचायती राज में SC, ST, विमेन, इन सबको आरक्षण हर राज्य को देना कंपलसरी है। महिलाओं के लिए तो 1/3, महिलाओं के लिए हर पंचायत क्षेत्र में 1/3 स्थान आरक्षित है। कितना स्थान, 1/3 स्थान महिलाओं के लिए पंचायत में, पंचायती क्षेत्र में आरक्षित है। ठीक है, ये देखिए जितनी चीजें बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट कहीं लिखते रहिए, क्योंकि इन्हीं में से बाद में प्रैक्टिस सेट जब मैं कराऊंगी तो आप इनको पढ़े रहेंगे तो आप प्रैक्टिस सेट आसानी से कर लेंगे। मेरे ही नहीं, किसी के भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इन सबको पढ़ने के बाद कर लेंगे। ठीक है, तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगी कि पंचायती राज जो है वो आपकी 5 साल तक, यानी कि हर बार पंचायत का संवैधानिक में है, संविधान में जैसा आपको पता है प्रधान वगैरह का चुनाव होता है, तो क्या होता है जो प्रधान चुना जाता है वो कितने साल के लिए रहता है, 5 साल के लिए। हर 5 साल में पंचायत में चुनाव होते हैं, गांवों में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में। किसी वजह से मान लीजिए पंचायत भंग हो गई या पंचायत का विघटन हो गया, तो 6 माह के भीतर फौरन चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव होगा। किसी वजह से मान लीजिए प्रधान की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, तो क्या होगा, 5 वर्ष तक चलेगा पंचायत। लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो 6 माह के भीतर
तुरंत दोबारा चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन खड़ा होता है पंचायत के चुनाव में, तो 21 वर्ष की उम्र से जो भी ऊपर होगा वो क्या होगा, वो आपका पंचायत के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर जिसकी भी उम्र होगी वो आपका क्या है, पंचायती राज चुनाव में खड़ा हो सकता है, भाग ले सकता है। समझ में आ गई इतनी सारी चीजें, समझ में आ गया होगा, मैं रब कर दे रही हूं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसकी दोस्तों, नगर पालिकाओं की। ठीक है, नगर पालिकाओं की। तो नगर पालिकाएं कब आई हैं, देखिए 73rd अमेंडमेंट 1992 से आपका आया, संविधान संशोधन से क्या आया, पंचायती राज आई। और नगर पालिकाएं आपकी किससे आई, नगर पालिकाएं आपकी आई 74th अमेंडमेंट से। किससे आई, 74th अमेंडमेंट से नगर पालिकाएं ये आपकी आई 74th संविधान संशोधन से आई। ठीक है, नगर पालिकाएं। अब मैंने कल इनके लिए बताया था, क्या बताया था, कौन सी अनुसूची बताई थी, 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की बातें लिखी हैं। कितने इनको वो मिले हैं विषय, 18 विषय मिले हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय। पंचायती राज में कितने विषय थे, 29 विषय थे, और यहाँ पर 18 विषय हैं। और क्या है दोस्तों, 3 स्तर यहाँ भी होता है, नगर पालिकाओं में भी, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। कौन कौन सा है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 3 स्तरीय नगर पालिका भी होती है। ठीक है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। और इसमें कुछ नहीं देखना है मुझे, हाँ आर्टिकल इसका देख लीजिए, इसका आर्टिकल है 240P, आर्टिकल इसका है 243P से आर्टिकल 243ZG। ये वैसे इतना मुझे नहीं लग रहा आपके में ये आएगा। अच्छा, भाग इसका कौन सा है, इसका भाग है 9 का। इसका भाग कौन सा है, 9 का। ठीक है, उसका भाग क्या था, पंचायती राज का सिर्फ भाग 9 में उसको जोड़ दिया गया था, यहाँ पे अलग भाग लाया गया, भाग 9 का, आर्टिकल 243P से आर्टिकल 243ZG तक। ठीक, अब मैं बार बार बात कर रही हूँ किस चीज की, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इसका मतलब क्या है, संविधान जो बनाया गया था उसमें संशोधन किया गया। तो इसका क्या आर्टिकल है, कई बार पूछा जाता है। तो संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपके, वो किस आर्टिकल में है, वो आपके हैं आर्टिकल 368, 368 आर्टिकल है संविधान संशोधन का। ठीक है, और भाग कौन सा है, भाग है आपका 20वें भाग में आपका आर्टिकल 368 किस चीज से रिलेटेड है, संविधान संशोधन से। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद इलेक्शन कमीशन की। ये सब हो गया ना, इलेक्शन कमीशन ने पूछा था कई बार कि इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, पार्ट कौन सा है। और क्या पूछा जाएगा आपसे इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन का जो मेन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे आप बोलते हैं, उसका पद कितने सालों तक के लिए होता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन की, या फिर इसे आप क्या बोलते हो, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन क्या बोलते हैं इसे, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन में दोस्तों क्या है बात, इलेक्शन कमीशन में पहली बात तो जान जाइए, पार्ट 15 से रिलेटेड है। कौन सा भाग है इसका, भाग 15। भाग 15 आपका निर्वाचन आयोग का है या फिर इलेक्शन कमीशन का है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल आपका 324 से 329 है। कहां से कहां तक आर्टिकल है, 324 से 329। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और कौन होता है, और 2 आपके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 2 आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये दोनों लोग जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति इनकी
नियुक्ति करता है। कितने वर्ष के लिए ये लोग रहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितने साल के लिए रहते हैं? तो दोस्तों ये 6 वर्ष या 65 साल, 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले होगा वही तब तक के लिए नियुक्त होते हैं। अगर 65 साल पहले आ जाएगी तो तब रिटायर हो जाएंगे, या तो 6 साल, जो भी चीज़ पहले होगी उसी के अकॉर्डिंग ये अपने पद पे रहते हैं। समझ में आ गया? इलेक्शन कमीशन में से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सभी को पता होगा कि जो आपका एक पंचायत का चुनाव होता है उसी को राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो कंडक्ट कराता है। बाकी सारे इलेक्शन आपके, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, विधानसभाओं का हो, सब कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, सारे इलेक्शन पंचायती राज को छोड़कर सारे इलेक्शन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है, मेन निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो पंचायती राज का इलेक्शन कराता है। ठीक, चलिए ये हो गया, इसे हम रब कर दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं थोड़ा सा और। ये मैं जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रश्न में देखा होगा पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समय क्या है, कब तक वो अपने पद पे रह सकता है। तो कितने पद तक रह सकता है? 6 वर्ष तक, क्योंकि ज़्यादातर अपने देश में क्या है, ज़्यादातर पद जो है वो 5 साल तक के लिए हैं। तो जो 6 साल वाले हैं उनको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कैग। कैग यानी कि हिंदी में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या बोलते हैं इसको? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है आपको पता है? ऑडिट का काम। जैसे सुनते हैं ना ऑडिट करना, तो जो भी आपका वित्त वगैरह, जो भी फाइनेंस, पूरे एक साल में जो भी वित्त का जो भी काम होता है, जो भी फाइनेंशियल काम होता है, उसका ऑडिट कौन करता है? ये करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आर्टिकल क्या है दोस्तों? इसका आर्टिकल है 148, और ये किस में है आपका? ये भाग 5 में है, क्योंकि भाग 5 मैंने बताया था किससे रिलेटेड है? भाग 5 आपका संघ से है, यूनियन से है, और ये यूनियन का ही है। भाग 6 आपका किससे था? राज्य सा था। दोस्तों सब रट जाना चाहिए, अब तक मैं बोल रही हूँ आपको आना चाहिए। ठीक है, इनका भी कार्यकाल कितना है? इनका भी कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का या फिर 65 साल का, जो भी पहले हो, जो भी पहले होगी वही इनका कार्यकाल है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं उसके बाद वित्त आयोग की। वित्त आयोग एक और पढ़ना है, वित्त आयोग। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ठीक, इसका आर्टिकल क्या है दोस्तों? इसका आर्टिकल है 280। 280 आर्टिकल किसके लिए है? वित्त आयोग के लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए। देखिए आर्टिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। ठीक है आपको, और जो आते हैं वही। यहाँ पे क्या है? अच्छा भाग क्या है? भाग इसका 12 है, पार्ट 12। ठीक है, भाग 12 में वित्त आयोग लिखा हुआ है। इसमें क्या है? ये 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन आप सुनते होंगे, हर 5 वर्ष पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? देखिए बता सबका काम बता चल रही हूँ। वित्त आयोग का काम क्या होता है दोस्तों? जो कर होते हैं यानी कि जो टैक्सेस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्या किसके बीच में? राज्य सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में। उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कराता है? वित्त आयोग कराता है। अगर नहीं कराएगा तो क्या होगा? वही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। राज्य कहेगा मेरा ये वाला कर इन्होंने ले लिया, केंद्र कहेगा मेरा ये वाला इन्होंने ले लिया। तो उसके लिए क्या है? वित्त आयोग होती है जो हर 5 साल पे गठित की जाती है, और वो राज्य और केंद्र के बीच में जो करों का बंटवारा है वो करती है। ठीक है, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसमें कोई चीज जानने योग्य है? हाँ, इसमें ये चीज जानने योग्य है आपको कि इसमें 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं दोस्तों। एक जो होता है वो अध्यक्ष होता है और बाकी 4 लोग सदस्य होते हैं। सुनते हैं ना हर बार। ये तो करंट का भी क्वेश्चन होता है। कई बार अगर नई गठित हुई होती वित्त आयोग तो पूछा जाता है वित्त आयोग का इस बार अध्यक्ष कौन है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो बस ये चीजें आपकी जितनी मैंने पढ़ाई है ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम लोग दोस्तों ये सब पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, जितना आपको मैंने पढ़ा दिया पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि जब प्रैक्टिस सेट कराया जाए
तो कुछ नए क्वेश्चन आए तो अलग बात है, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं वो अगर आए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाई समझ में आई हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पेट की जो सारी प्लेलिस्ट है वो पड़ी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और अगर आप किसी और परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जीएस एक ही रहती है, आप किसी परीक्षा की तैयारी करिए तो आप जीएस तो यहाँ से किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।